नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वक्फ बिल पर सियासी बवाल। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलाकर बनाई गई इस समिति ने महीनों तक इस पर चर्चा की और कई पक्ष सुनने के बाद इसे मंजूरी दे दी है। नए वक्फ अधिनियम में इस जेपीसी ने 14 खंड में बदलाव किए हैं। इस बिल के 14 मूल स्वरूप में 14 बदलाव हुए हैं। जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों ने इन्हें प्रस्तावित किए थे। इन्हें जेपीसी की बैठक में मंजूरी मिल गई। ये 14 खंड में बदलाव बिल के अलग अलग नियमों को लेकर किए गए हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस वक्फ बिल में जो कई बदलाव किए गए हैं, प्रस्तावित किए गए थे, उन्हें मतदान से मंजूरी हासिल लेकिन नहीं हुई है। समिति में 16 सदस्य एनडीए जबकि 10 बाकी दलों के लोग शामिल थे। ऐसे में मतदान के दौरान विपक्ष द्वारा सुझाए गए बदलाव 16-10 के बहुमत से गिर गए। विपक्ष के सदस्यों ने बिल के सभी 44 खंड में संशोधन के प्रस्ताव दिए थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी, हालांकि वो सफल नहीं हुए। एनडीए द्वारा किए गए बदलावों में वक्फ ट्रिब्यूनल में सदस्यों की संख्या और सरकारी अधिकारियों की वक्फ संपत्तियों को लेकर अधिकार से जुड़े हुए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए बनाई गई जेपीसी के मुखिया और सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि बदलाव को लेकर अपनाई गई पद्धति पूरे तरीके से लोकतांत्रिक थी। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका कुछ नहीं हो सकता था। विपक्ष के सांसद और वक्फ बिल का विरोध करने वाले नेता कल्याण बनर्जी ने पूरी प्रक्रिया को ही गड़बड़ करार दिया। उन्होंने यह दावा किया कि सब कुछ पहले से तय था और सरकार की मर्जी से ही काम हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। इससे पहले कई बार हुए वक्फ की बैठकों में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा काटा है। कल्याण बनर्जी ने एक बार गिलास तोड़ हाथ को खुद चोटिल कर लिया था। वक्फ बिल को अब संभवतः संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका मसौदा पेश किए जाने से पहले जनता के सामने भी आएगा। वहीं बिल पास होने के बाद मुस्लिम संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इस विधेयक को पसमानदा समाज के अधिकारों पर हमला बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी कर अमीर और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र है। अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ की स्थापना गरीब, यतीम, विधवा और बेसहारा लोगों की मदद के लिए की गई थी, लेकिन वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों ने इन संपत्तियों का लंबे समय से दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा यह विधेयक वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह वंचित कर देगा और संपत्तियां अमीर और प्रभावशाली लोगों के हाथ में चली जाएगी। विधेयक में वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर मंसूरी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धार्मिक धरोहर है। इन पर गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति वक्फ की मूल अवधारणा के खिलाफ है। ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियों को कमजोर करने का षड्यंत्र है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ के ऊपर जितने भी संशोधन की बात की गई थी उसे अप्रूव करते हुए 14-11 के बहुमत से इसे आखिरकार अप्रूवल दे दिया है और अब यह ड्राफ्ट तैयार है और अब इसे बजट सत्र में संभवतः संसद में पेश किया जाएगा। और आखिर वक्फ बिल पर यह जो सियासी बवाल है और जिस मेन मकसद से जेपीसी का गठन हुआ था, क्या उसको तवज्जो दिया गया है या फिर यह केवल खाना पूर्ति है? अब इसी के ऊपर पूरी बहस छिड़ी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनसे आपकी मुलाकात करा दे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता शशिकांत तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रतन तिवारी साहब जुड़ चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तिवारी साहब, शशिकांत तिवारी साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए, पेश तो हुआ था लेकिन फिर संसद में घमासान हुआ था। घमासान के बाद यह रास्ता अपनाया गया कि चलो जेपीसी के माध्यम से जो भी लोगों में
कंफ्यूजन है, जो भी उनको कहने का मन है, संशोधन करना है, वो करके हम इसे क्लियर किया जाएगा सहमति से। अब यही बता दीजिए, 16/11 का वर्डिक्ट तो आया, तो सहमति थी ना सबकी, या फिर इसमें भी किसी प्रकार का जो विपक्ष कह रहा है कि नहीं हमें अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया, ये एक तरह से आप क्लियर में इसको खाना पूर्ति करके जो आपको करना था वो आपने कर दिया। देखिए, जो संसद में हंगामा हुआ था या इन लोगों की जो आपत्तियां रही हैं, उसी की वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस मसौदे को भेजा गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों ने कई बैठकों करके अपनी अपनी बात को रखा। अंततः जो है आज जो जेपीसी ने उस मसौदे को प्रस्तुत कर दिया है, तैयार कर लिया है। तो इनका तो अगर कोई भी आपत्ति या उस पे कोई भी अब कुछ भी कहना है तो वो उस प्रकार से कि ये जब चुनाव हार जाते हैं, हाँ, और चुनाव हारने के बाद 100 सीट भी इनकी नहीं आती तब भी ये चिल्लाते रहते हैं कि इनकी वाली ही चलनी चाहिए। हाँ, अगर बहुमत की सरकार बन गई मोदी सरकार, तब भी ये संसद में ये लोग चिल्लाते हैं, इनका अल्पमत होकर के भी, तो ये चिल्लाते हैं कि इनकी वाली ही चलनी चाहिए, उसी के लिए चिल्लाते हैं। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी यही स्थिति है कि जब ये पारित हो गया, बहुमत से पारित हो गया, तब भी ये चिल्लाते ही रहेंगे, क्योंकि चिल्लाना इनका जो आजादी के बाद से ही इन पार्टियों ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण को पाला पोसा, उसमें खूब खाद पानी दे करके और सिंचाई किया, उसको फलाया, उसके फ्रूटिंग हुए, उसका फल इन लोगों का स्वाद चखे हुए जो हैं ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो उसके फल का जो स्वाद है वो भूल नहीं रहा है। अच्छा, नहीं शशिकांत तिवारी साहब, लेकिन देखिए, अब देखिए गतिरोध तो सदन में भी होता है। जेपीसी का मूल उद्देश्य ही था कि तमाम गतिरोधों को मिल बैठकर समझाया जाए, सुलझाया जाए और उसके बाद एक यूनानिमसली इसे पास किया जाए। लेकिन अब क्या होता है, जेपीसी के माध्यम से भी हम देखते हैं कि कोई सुलझता नहीं है, मामला उलझता हुआ ज्यादा नजर आता है। आखिर फिर आपको लगता है जो जेपीसी का मूल उद्देश्य है, पर्पस है, कि भाई वही कहीं तो कहीं उसका उद्देश्य विहीन ना हो जा रहा है? आपको ऐसा लगता है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तो इसीलिए गया ना कि डिस्कस करके एक राय बनाया जाए। नहीं, वो कह रहे हैं 16 भाई एनडीए के सांसद थे, हमें तो 10 ही दिया गया, तो मेजोरिटी तो भाई आप ही के पास आनी थी। तो वो तो जो जैसा स्वरूप होता है पार्लियामेंट में, उसी तरीके से मेंबर भी होते हैं। पार्लियामेंट का जो स्वरूप है, जो संख्या, उसी के तो आधार पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। तो जो पार्लियामेंट में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि के जो पार्टियों को जनता ने प्रतिनिधित्व दिया, उसके अनुसार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की संख्या होती है। ठीक है, ठीक जो संख्या होती है उसी के आधार पर बहुमत होता है, यानी कि जो देश का बहुमत है, हाँ, वो उसको रिप्रेजेंट करता है जेपीसी। और जेपीसी में आज जो बहुमत है तो उसकी बात इनको माननी चाहिए। ठीक है, ये मानने को तैयार नहीं। ठीक है तिवारी साहब, देखिए अब सुमित मेहरोत्रा साहब भी टीएमसी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए, कल्याण बनर्जी साहब इन्हीं की पार्टी से आते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने ही कहा था कि भाई ये जो जेपीसी में जो हो रहा है ये नहीं ऐसा होना चाहिए, सब गड़बड़ हो रहा है। मेहरोत्रा साहब देखिए, शशिकांत तिवारी साहब एक बात कह रहे हैं, भाई जब जनता ने चुना है, मेजोरिटी हमारे पास है, तो जो जैसा हो रहा है उसको वैसा मान लीजिए। अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़ा दिल दिखाएंगे और 16-10 जो उन्होंने किया है वो उसको 50-50 कर दें, 15-15 कर दें, कुछ कर दें, तो ऐसा तो संभव नहीं है, या फिर आप इसकी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब जेपीसी ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है और अब भी आपको लग रहा है कि नहीं मामला गड़बड़ है, तो फिर इसका हल क्या है मेहरोत्रा से? कुणाल भाई देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, जेपीसी क्यों बनाया था? जेपीसी जो बोर्ड है क्यों बनाया गया था? हाँ। क्या बताइए, या भाजपा के प्रवक्ता साहब बताएंगे जेपीसी क्यों बनाया गया था? जेपीसी इसलिए बनाया गया था, चलिए लोगों ने मालूम है कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को मान करके उसमें सारे काम करे जाएंगे। पर जब विपक्ष की कोई बातों को नहीं मानना है, जब सारे ही काम आपको अपने करने, तो किस बात का जेपीसी और क्यों बकेड़ा इतना बड़ा हो रहा है? आपको जब सारे काम अपने करने तो आप करते रहिए, विपक्ष की कोई बात मानिए मत, क्यों? तो ये केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं, करने दीजिए इनको। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? इन्हें अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा के कह रहा है कि भैया नहीं, अगर आप इसमें ये संशोधन कर दिए, तो उसकी बातों को नकारा जा रहा है, तो हम क्या समझे? विपक्ष क्या समझेगा इस चीज को लेके? तानाशाह है, बिल्कुल तानाशाह चल रहा है आज देश के अंदर, तानाशाह चल रहा है। आप देखिए ना, अभी कुंभ में कितनी बड़ी घटना हुई है और इनके नेता कह रहे हैं कि वहां पर छोटी छोटी घटना होती रहती है। पर ये भाजपा के लोगों की जान खिलवाड़ कर रहे हैं, जान से।
तो कहीं ना कहीं हमें भी अब ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से संशोधन इन्होंने करा दिए जेपीसी में फर्स्ट केस में, तो आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि सर नुकसान तो इन्हें होगा ही होगा, इनके नुकसान ही नुकसान। ठीक है, तिवारी, रतन तिवारी साहब भी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी साहब देखिए, अब शशिकांत तिवारी साहब कह रहे हैं बहुमत के साथ जाना चाहिए, जेपीसी में वही हुआ। मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं भाई जेपीसी का मूल उद्देश्य क्या था यह बताइए, उस हिसाब से तो काम ही नहीं हुआ, सबकी बात सुनी ही नहीं गई। अब मुझे यह बता दीजिए तिवारी साहब, आखिर अगर एक पक्ष कहता है कि जो जैसा जनमत है वैसा हुआ, मेहरोत्रा साहब कहते हैं नहीं, उसका मूल उद्देश्य ही उसका पालन नहीं हुआ, तो अब यह बताइए कि अब आगे का रास्ता क्या है? यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ भी तो व्हाट नेक्स्ट, अब आप आगे क्या करेंगे? और यदि ऐसा होना ही था, यह भी आपको पता था, तो फिर जेपीसी में हिस्सा ही क्यों लिया जब फैसला एक तरफा ही आना था? तो कुणाल जी, जब से यह सरकार अस्तित्व में आई है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आप देख लीजिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसानों के बिल पे कानून बनाने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई भी हो, आप काला धन भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने एसआईटी तक बनवा ली थी जब सरकार बनी थी कि हम 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। तो लगातार विपक्ष इनसे एक ही सवाल करता रहा, एक ही निवेदन करता रहा कि भैया सदन में चर्चा करवा लीजिए, आइए सदन में हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और विपक्ष आपको सुझाव देगा, वो दोनों मिलके हम देश के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम तानाशाही रवैये से, या उनकी पार्टी पूरी तरीके से अपने मन से सारे काम किए चले गए। तो कहीं न कहीं अब जेपीसी की बात हो या अन्य कोई भी बात हो जाने दो, यह अपने मन से ही करने वाले हैं, विपक्ष की कुछ भी नहीं सुनते। कोविड चल रहा था कुणाल जी, उस कोविड के पहले ही शुरुआत में रुझान में राहुल गांधी जी ने कई सुझाव दिए थे और वो सारे के सारे सुझाव सच साबित हुए। अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर राहुल जी की बात को मान लिए होते तो हजारों लाखों जो लोग मारे गए वो नहीं मारे जाते। तो विपक्ष को इन लोग महत्व नहीं देते हैं। वही मैं तो आज तारीफ करूंगा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जैसा प्रधानमंत्री भाजपा के अंदर होना एक अपने आप एक मिसाल थी। वो विपक्ष को समझते थे, सुनते थे और विपक्ष की सलाह लेते थे। तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और उनकी बटालियन को सद्बुद्धि दे कि विपक्ष को समझे, विपक्ष की विचार को सुने, उनके सुझाव को समझे, तब ये आगे बढ़ेगा। कुणाल जी ठीक है। शशिकांत तिवारी साहब देखिए, अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। ठीक है, सत्ता पक्ष के पास यदि बहुमत है अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को यह जो पीड़ा है सर, यह जो उनको इस तरह से वेदना है कि भाई आप संवेदनहीनता नहीं दिखाइए, थोड़े संवेदनशील हमारे पास रखिए, हमारी भी तो सुनिए। विपक्ष के लोकतंत्र में एक खूबसूरती उसकी जगह है। आप लोग लगता है तिवारी साहब नहीं सुनते हैं उनकी, कि भाई थोड़ा सा उनकी भी सुन ली जाए। अब देखिए वो कह रहे हैं 16 आपके जो एनडीए के सांसद थे उनके सब संशोधन को आपने अप्रूवल दे दिया, हमारे 10 की आपने बिल्कुल नहीं सुनी। 650 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार कर दिया, बोलते हैं साहब एक रात में पढ़ करके अपना डिसेंट नोट बना के भेज दो। ये संभव है क्या तिवारी साहब? हाँ कुणाल साहब, कुणाल जी मैं दो बात कहूंगी। एक तो पीड़ा वाली बात करें तो पीड़ा ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आके सरकार बना ली तो इनको सबसे पीड़ा है, ठीक उसी प्रकार जेसीपी में जेपीसी जो बनी है इसमें भी जब बहुमत से वो पास हो जाएगा तो इनको पीड़ा वैसे ही रहेगी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और पीड़ा में ये लोग हरदम रहते हैं। लेकिन ये पीड़ा में आपकी सराहना भी कर रहे हैं, कहते हैं अटल साहब का जो बीजेपी था वो बढ़िया था। अटल सराहना तो हम भी नरसिम्हा राव जी की करते हैं कि वो एक ही परिवार की नहीं सुनते थे, वो अपनी पूरे देश की बात सुनते थे और कांग्रेस की सरकार चलाते थे। हम भी नरसिम्हा राव जी की सराहना करते हैं। ठीक। तो और दूसरी बात है कि इनका जो मंतव्य है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द है। अच्छा। देखिए अगर डिसेंट नोट भी दिया, आपत्ति भी किया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कर दिया। शायद संभवतः हमारे साथी बैठे हैं ये जो ममता बनर्जी वाली पार्टी, मेहरोत्रा साहब, टीएमसी, मेहरोत्रा साहब बैठे, शायद इनकी भी पार्टी ने किया है, डिसेंट नोट दिया है।
तो कांग्रेस क्यों नहीं दे सकती है? एक बात। और मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सारे हलवाई मिल करके मिठाई बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता भी जान रहे हैं, उसका रस भी जान रहे हैं, उसका केवल ये कह दिया कि लड्डू गिन नहीं सकते इसलिए अभी हम जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, गुणवत्ता पे आइए, उसके कंटेंट पे आइए। लड्डू गिनने पे न जाते, पन्ने गिनने पे लो चले गए कि 600 पन्ना गिन नहीं पाएंगे इसलिए हम डिसेंट। अरे आप तो शुरू से हैं, अभी आपने लखनऊ में भी बैठक किया ना, अभी एक हफ्ता पहले लखनऊ तक में बैठक किया, कई बैठकें हुई। तो ओवैसी ओवैसी और कांग्रेस ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि इनका मूल विषय जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है। ये कहीं से भी ये जरा सा भी इधर उधर होने वाले नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण को ये छोड़ने वाले नहीं। अरे अच्छा, लेकिन तिवारी साहब यह भी बात निकल कर सामने आ रही कि भाई आपने जैसे मदरसे हैं या फिर जो भी वक्फ की संपत्ति है उसमें मकान है, भाई कुछ जमीन है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो राज्य सरकार में भी आते हैं। उन्होंने कहा कि जो संविधान की मूल भावना है जिसमें राज्य सरकार को यह पावर मिलती है, अब आप उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली यदि देखा जाए तो वो फिजिबल नहीं है। ऐसा है क्या कुछ? देखिए, एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पे काम कर रही है कि हमारी कितनी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन है। तो जो हमारी एक प्रमुख सचिव स्तर की एक महिला अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव IAS हैं, तो उन्होंने अभी उस पे सर्वे करा रही हैं। तो 1500 संपत्तियों में 15,000 संपत्तियों में से 13,000 संपत्तियां राज्य सरकार की हैं, जिसपे जबरन कब्जा किया वक्फ बोर्ड ने। सोच लीजिए, अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 15,000 संपत्तियों में से 13,000 संपत्तियां का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है। मतलब ये करना जरूरी था, यही ना? हाँ। तो इसमें क्या होना चाहिए? राज्य सरकार सरेंडर कर जाए। क्यों कर जाए भाई? ठीक, राज्य सरकार को हक है ना कि अपनी जमीन वापस ले। ठीक, वो जमीनों पे जनता का अस्पताल बनेगा, जनता का स्कूल बनेगा, जनता का कम्युनिटी सेंटर बनेगा, तमाम चीजें बनेंगी जो सबके काम आएगा। वक्फ बोर्ड क्यों कब्जा करेगा? तो इन लोगों को छटपटाहट इससे है। ठीक, कि जिस प्रकार से कब्जा है, अतिक्रमण कल को हट जाएगा तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। इन्होंने कराया, इनकी सरकारों ने कराया है ये। आज ममता बनर्जी बंगाल में करा रही हैं, और कांग्रेस ने कह दिया कि पहला हक मुस्लिमों का ही है इस देश पर। ओके, तो इस मंशा से ये लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है तिवारी साहब। अब मेहरोत्रा साहब देखिए, ये साफ तौर पर आपके ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं है, और आप चूंकि जिस वर्ड का यूज भी कर रहे हैं तिवारी साहब, मुस्लिम तुष्टीकरण, वो करने के लिए आप ये सब चीज का कर रहे हैं, जबकि मूल में तो सब कुछ ठीक ही है। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि अब इसमें क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए? खैर, जो होना था वो तो हो गया, JPC ने अप्रूवल दे दी, अब आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। होना था इनसे भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि यदि कह रहे थे कि हम सुन ही रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं वो। हाँ बोलिए। मुस्लिम तुष्टीकरण करा है तो कहाँ करा है? क्या पता है कौन कर रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण? कौन कर रहा है? जिस तरीके की बातें अभी आरोप लगा रहे थे, ममता बनर्जी के ऊपर कह रहे थे, अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता साहब ने भी कही, अब अच्छी बात है कि साहब इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बड़े अच्छे काम होते, पर हिटलर शाही चल रही है। जिस तरीके से पूरी भाजपा को कैप्चर करा हुआ है, अपनी केवल अपनी बातें सुनना, दूसरे की सुनना नहीं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री होता है जो विपक्ष को भी साथ में लेकर के चले। पुराने उसमें UPA गवर्नमेंट के समय पे, जब आपको ध्यान होगा, मनमोहन सिंह से पहले इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ विदेश में भेजा था। कांग्रेस ने क्यों भेजा था? यहाँ विपक्ष के भी नेता को हम सम्मान देते हैं, पर आज की भाजपा के अंदर इनके ही पार्टी के लोगों को अपमानित होना पड़ता है, तो ये विपक्ष को क्या सम्मानित देंगे? तो हमारा तो सीधा सीधा कोना की एक बात यही कहनी, आरोप तो ये लोग लगाते रहते हैं, इनकी स्थिति खराब हो रही है हर प्रदेश के अंदर। आज दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री को रैलियां करनी पड़ रही हैं, डंका जिसका बज रहा हो उसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ रही हैं, क्या होगा? नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं समझ गया मेहरोत्रा साहब। लेकिन एक बात है, देखिए आपके सांसद कल्याण बनर्जी साहब है, उन्होंने अपना विरोध जताया, बेचारे हाथ में भी उनको चोट लगी, उनको सस्पेंशन भी झेलना पड़ा 1 दिन का, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। आगे क्या देखते हैं आप, कैसे बढ़ेगी आगे बात? देखिए कुणाल जी, हम लोग उस नेता के साथी हैं जी, जो संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। आपको मालूम है ममता बनर्जी की संघर्षशील रही है अपने समय में, राज भी है, डरती नहीं है। हम लोगों का काम है संघर्ष करना, हम लोग करते रहेंगे। आप ना माने करिए, तो JPC का मुद्दा आया, अभी तो और भी आएंगे चीजें, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक, जनता के
ठीक है मेहरोत्रा साहब। रतन तिवारी साहब देखिए, अब बात दो धड़े पे चल गई है। एक तो है कि भाई विपक्ष की बात करनी है तो विपक्ष वो करेगा ही, बने जो भी सरकार करे उसके अलावा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, पहले सदन में जब गतिरोध होता था, मनमुटाव होता था, तो जेपीसी का उसलिए ही गठन हुआ था ताकि जेपीसी इन चीजों को सुलझाए। अब जेपीएससी की भी मूल संरचना से यदि सेटिस्फैक्शन या संतोष नहीं मिल रहा है तो आगे भविष्य की राजनीति के लिए, भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिर क्या कोई एक कंसेंसस कभी ऐसा आ पाएगा? आपको लगता है द गोल्डन, जो आप कहते हैं द गोल्डन एरा ऑफ डेमोक्रेसी अब डाउन एंड डस्टेड है, जो आप आरोप लगाते हैं, क्या ऐसा आप देखते हैं कुछ? तिवारी साहब, रतन तिवारी साहब, आपसे सवाल है, सुन रहे हैं आप? जी 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 सुने या फिर तो दोहरा दूं? एक बार दोहरा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए शॉर्ट में बता देता हूं। जेपीसी का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था कि सदन में जो गतिरोध होता है वो आपस में मिलकर के सब लोग अपनी बातों को रख के एक तरह से यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ा दे। जो इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या फिर जिस तरह से कमिटीज का हुआ, उसका पर्पस अब आपके हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे भी भविष्य में कई सारे मुद्दे आएंगे, कंसेंसस बनेगा तो बनेगा कैसे, और यदि नहीं बनेगा तो आगे राजनीति की राह क्या होगी देश की? देखिए कुणाल जी, अगर देश का प्रधानमंत्री उस गरिमामयी पद पे, उस संवैधानिक पद पर अगर बैठा हो जी, तो वो राजा होता है। और राजा, अगर राजा को राज चलाना है तो प्रजा की भी बात सुननी पड़ेगी। तो यूं कहें, आज की डेट में विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और पूरा देश जो है वो विपक्ष को देखता है। लेकिन यहाँ पे तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़ के एक नेता जो चुनाव के पहले बोलते थे कि हम अगर 400 सीट आ गई तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो कहीं न कहीं संविधान को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठाई है और संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और यह सरकार से मैं बार बार निवेदन करता हूं, कोई भी काम करने से पहले आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। और मीटिंग ऐसे नहीं कि जेपीसी बना दीजिए, आप बुला लीजिए विपक्ष को, इस तरीके से नहीं। विपक्ष की बात को आपको माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तभी बात बन पाएगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होते होते भी जो बहुत कुछ हो जा रहा है, फिर उसके ऊपर क्या उपाय है आपका? वो तो जनता के ऊपर हंटर चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जनता के ऊपर अपना चाबुक चला रहे हैं, महंगाई में धसाते चले जा रहे हैं। आज युवा बेरोजगार बन के घूम रहा है, जब रोजगार मांगता है उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। अभी कुंभ में क्या हुआ, 8-9 हजार करोड़ रुपए खर्चे हो गए, उसके बाद भी लोगों की जान चली गई, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। लेकिन यह सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। अच्छा, तो एक बार एक चीज आप भी बता दीजिए, क्विक काउंटर 30 सेकंड में तिवारी साहब का भी ले लेंगे। आपको लगता है कि जो जेपीसी का उद्देश्य था, यानी वक्फ में जो संशोधन चाहिए थे जनता के हित के लिए, वैसा हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, जो भी सरकार अगर करेगी, अगर अच्छा करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। और गलत करेगी तो उसका विरोध भी करेगी। और जो भी करना है विपक्ष को आप विश्वास में लेके करिए, सरकार का हम साथ देंगे पूरी ईमानदारी से। ठीक, शशिकांत तिवारी साहब क्विक क्लोजिंग आप भी दे दीजिए। देखिए, विपक्ष तो इतना उदार है, कह रहा है आपको जो भी करना है हमसे थोड़ा सा बतिया तो लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए, साथ हम आपका देंगे। आप फिर भी नहीं ध्यान देते हैं। खैर, यह बता दीजिए कि जो जेपीसी में जो वक्फ बिल गया था, जिस घमासान सदन में था, उसमें जो संशोधन है वो जनता की भलाई के लिए है या नहीं है? देखिए, मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि राजा को हमेशा प्रजा की बात सुनना चाहिए। तो हमारे देश का जो बहुसंख्यक बहुमत चाहता है कि अल्पसंख्यक ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो, तो इसलिए राजा को ध्यान देना चाहिए कि बहुसंख्यक क्या चाहता है, एक बात। दूसरा, कांग्रेस तो किसी भी स्तर पे कोऑपरेट करने वाली नहीं है। हमारे साथी जो है इन्होंने उदारता दिखाई है कि कांग्रेस जरूर करेगी, साथ देगी। लेकिन कांग्रेस साथ देगी नहीं, राहुल गांधी का रोल देख लीजिए, किस तरह से वो चलने नहीं देते हैं संसद को और हंगामा करते हैं। तो इनके और उनके नेतृत्व में बड़ा अंतर है। नेतृत्व इनका नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो बहुमत से चुनी हुई सरकार है वो ठीक से चल पाए। वक्फ बोर्ड का जहां तक बिल है, देश का बहुसंख्यक समाज, देश का बहुमत चाहता है कि उसमें संशोधन हो और वो अब होके रहेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल पर जो सियासी बवाल है वो अभी जारी है, क्योंकि जेपीसी ने अब इसको अप्रूवल दे दी है, ड्राफ्ट तैयार है, आगे सदन में जाएगा, वहां पर फिर क्या कुछ होगा, क्या यह नया मोड़ लेगा या फिर अब जो होना था वो हो गया, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।